नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शाम 7:30 बजे हम किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं। अब तक 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिया गया है। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां है दोस्तों। इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर बात करें PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ PDF अपलोड किया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो हम RWA का प्रैक्टिस सेट बुक जो है, RWA अंकित भाटी सर की जो बुक है पेट की, उसको सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से हमने 3 टॉपिक सॉल्व करा दिया है। हिस्ट्री और आपका है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। 3 जो है उनके टॉपिक को सॉल्व करा दिया गया है। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखें उसका तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय इतिहास से है। कह रहा अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे। अजंता में जो है अनेक चित्र बनाए गए थे, किसके शासनकाल में बनाए गए थे? गुप्त के, शक के, सातवाहन के या वर्धन वंश के? तो अजंता के अनेक चित्र बनाए गए थे, यह गुप्त वंश के शासनकाल में बनाए गए थे सबसे अधिक चित्र। चलिए अगला प्रश्न है, आपके सामने पूछा गया कि उपनिषद क्या है। उपनिषद क्या है? हिंदू ग्रंथ है, हिंदू पुराण है या हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाला दार्शनिक सिद्धांत है या फिर वेद है? तो उपनिषद की बात किया जाए तो यह दार्शनिक सिद्धांत है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था। भारत में लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इन ऑप्शनों में से दोस्तों इब्राहिम लोदी है, सिकंदर लोदी, सुल्तान लोदी या फिर खिजर हयात लोदी। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था, आखिरी शासक था, यह था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा, इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, चौथा प्रश्न पूछा गया है। पूछा जा रहा भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन? पूछा गया था कि भारत जब आज़ाद हुआ था तब गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एटली था या फिर लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड काल फाकलैंड था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आज़ादी के समय जो गवर्नर जनरल था दोस्तों, यह लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, से पूछा गया है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था दोस्तों? प्रश्न है आपके सामने, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस ऑप्शन में दिया है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है। इनमें से मध्यम मार्गी नहीं है, तो इसका सही आंसर जो होगा कौन? ऑप्शन दिया गया फिरोज शाह मेहता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, वेमोस चंद्र बनर्जी हैं, बाल गंगाधर तिलक है। तो मध्यम मार्गी नहीं है दोस्तों, यह आपके हैं बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन चौथा होगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सातवां पूछा जा रहा है कि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह की बात किया जाए तो इसका नेतृत्व करने वाले कौन है? महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, चित्तरंजन दास हैं। तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए थे, यह किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहीं बारदोली की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, किस सत्याग्रह में? तो बारदोली सत्याग्रह में इसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, तो यहाँ की महिलाओं जो है इनको सरदार की उपाधि दी थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, आठवां पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन कहे जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन में आपके हैं राजा राम मोहन राय हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद हैं। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, यह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है कि इसमें पूछा गया कि 22 दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने
एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना, क्या भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था, वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? 22 दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस जो भारतीय राष्ट्रीय सेना का एक झंडा फहराए थे, वर्तमान समय में वह किस राज्य में स्थल है, ये हमसे पूछा गया है। तो वर्तमान समय में वह नागालैंड में है। कहाँ है? नागालैंड में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया 10वां प्रश्न। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? किसने कहा है कि भारत की आत्मा जो है गांवों में निवास करती है? विनोबा भावे कहे हैं, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी जी कहे हैं? तो भारत की आत्मा जो गांव में निवास करती है, इसको कहने वाले हैं ये महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा जो है गांव में निवास करती है। अगला प्रश्न है भूगोल का। इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री ग्रीनविच से, 180 डिग्री ग्रीनविच, या फिर 90 डिग्री, या फिर 270 डिग्री? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है दोस्तों 180 डिग्री ग्रीनविच रेखा से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक क्या है? भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक क्या है? चट्टानों का खिसकाव, वनों का ह्रास, भूगर्भिक हलचल, या फिर उपयुक्त में से सभी? भूस्खलन के लिए क्या उत्तरदायी होते हैं? तो इसमें दोस्तों चट्टानों का खिसकाव भी हो सकता है, वनों का ह्रास भी होता है, भूगर्भिक हलचल भी होती है। तो इनमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी होते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया कि पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव जो है किस भूखंड में स्थित है दोस्तों? अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका में? तो पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव जो है यह अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, या फिर नाभिकीय ऊर्जा? तो भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है यह है आपका जल विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि चलिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है? इनमें से कौन सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है? कृषि, या फिर न्यूक्लियर पावर संयंत्र, या फिर उत्पादन उद्योग, पैकिंग उद्योग? तो इसका सही आंसर जो होगा, सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है उत्पादन उद्योग जो है सबसे अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने भारतीय अर्थव्यवस्था से। इसमें पूछा जा रहा है कि दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि पर, सेवाएं पर, भारी उद्योगों पर, या फिर विदेशी व्यापार में? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है, तो यह भारी उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया था। ऑप्शन बी तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। इसमें पूछा गया है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। वे किसान, जैसे देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया जाता है कि उनके पास कितना खेत है, उसके अनुसार जो है उनको छोटे किसानों के रूप में गिनती की जाती है। एक किसान के पास कितना खेत रहना चाहिए कि वह छोटे किसानों की गिनती में आ सके? 1 हेक्टेयर से कम वाले को, या 1 से 2 हेक्टेयर, या फिर 2 से 3 हेक्टेयर, या 3 से 4 हेक्टेयर? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही होता है कि 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिनके जोत क्षेत्र हैं वे देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया गया। अगला प्रश्न है आपके सामने 18 नंबर का, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? भारत की प्रमुख योजना एक उड़ान है, यह किससे संबंधित है? यह हमसे पूछा गया है। कृषि से है, नागर विमानन से है, रक्षा से है, सामाजिक न्याय से है? उड़ान की बात किया जा रहा है तो उड़ान जो है दोस्तों यह नागर विमानन से है। किसे है? विमानन से है। इसमें पूछा जा रहा है कि कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार
उसका भार क्या रहता है तब उसे कर प्रतिगामी कहा जाता है। जब उसका भार जो है अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है तब उसे जो है कर प्रतिगामी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 20 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है नकद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की सक्रियाओं के विचरण किससे समाधान है। कह रहा कि नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की सक्रियाओं में विचरण किसके साधन है दोस्तों, किसके साधन है यह पूछा गया है। यह किसके साधन होते हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा मौद्रिक नीति के। ऑप्शन चौथा होता है मौद्रिक नीति के। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 21 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है, यह बात सही है। दूसरा कह रहा है कि वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति होता है, जी बिल्कुल बात यह भी सही कही गई है। तीसरा कहा जा रहा है कि वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, नहीं, यह बात हमारी गलत है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकते हैं। राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का जो है राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकते हैं, किस अनुच्छेद का प्रयोग करके। 326 का, 352 का, 356 का, 355 का। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के सारे प्रशासन को अपने हाथों में ले सकते हैं। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। कौन सा संशोधन हुआ था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या मौलिक अधिकारों से महत्वपूर्ण हो गए। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसी के तहत जो है मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को महत्वपूर्ण दर्जा मिला है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए कि संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। 368 के तहत किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा, या फिर इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों बताएं। इसका सही आंसर होगा संप्रभुता, भूभागीय अखंडन, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया कि पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी। पंचायत राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। सबसे पहले राजस्थान, तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो दोनों राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी। चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीकी से लगाया जा सकता है। किस तकनीकी से लगाया जा सकता है दोस्तों, तो यह लगाया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। 27 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है। दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोषपूर्ण कपाट का पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि इनमें से सह संयोजक ब्रांड किस में होता है। सह संयोजक ब्रांड किस में होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा AlCl3। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब गैस का रुद्धोष में प्रसार किया जाता है तो वो किसके कारण ठंडी हो जाती है। किसके कारण ठंडी होती है दोस्तों, यह काम करने के कारण जो है ठंडी हो जाती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन चौथे में हमारा दिया है काम करने के कारण जो है ठंडी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि मेसान कहाँ पाए जाते हैं। मेसान कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसान जो पाए जाते हैं लेजर बीमा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लेजर बीमा में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 36 नंबर का, हिंदी का प्रश्न शुरू होता है।
इसमें पूछा गया है कि प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम शब्द चुनिए। अल्प का विलोम क्या होता है? अल्प का विलोम क्या होता है? कई होता है, बहुत होता है, बहु होता है या फिर सर्व होता है। अल्प का विलोम जो होता है बहु होता है। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द मूल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है? अंबर का समानार्थी शब्द नहीं है, इनमें पूछा गया है। आकाश नहीं है, कपास नहीं है, वस्त्र नहीं है, धातु नहीं है। तो इसका जो विलोम शब्द नहीं होता है धातु जो है, अंबर का विलोम शब्द नहीं है। पूछा गया क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खीर होता है, जल होता है, दूध होता है, नीर होता है। तो खीर जो क्षीर का पर्यायवाची शब्द होता है यह होता है दूध। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन है? अस्थि है, बेगम है, चपरासी है, जमीन है। तत्सम की पूछा गया, तत्सम जो है अस्थि है। तत्सम अस्थि है, इसका तद्भव जो होता है हड्डी होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है निम्न वाक्यों में एक के व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन शुद्ध नहीं है? सदा बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है, सच हमेशा दिल से निकलता है, यह सही किया गया है। तो यह दोस्तों गलत है। चलिए अगला, क्योंकि यह गलत है इसलिए है क्योंकि हमसे पूछा है नहीं, कौन सा नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा, यह गलत हम मानते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि कभी कभी सिर्फ एक बार, कह रहा कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। यह भी बात सही कही है, तो इसको भी हमारा गलत है। अब जो गलत है वह सही हमें बताना है। फिर कह रहा है कि कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, यही हमारा सही होगा। यह गलत था तो यही हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद किसे नए कानून या न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? कानून और न्याय मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किए गए हैं दोस्तों आपके कौन है? ऑप्शन डी होता है अर्जुन राम मेघवाल है। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन जो होगा चौथा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवाद, गैंगस्टर, ड्रग्स तस्करों के गठजोड़ के खिलाफ किस ऑपरेशन चलाया है? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है दोस्तों? जो आतंकवादी, गैंगस्टर, ड्रग्स तस्करों के लिए यह चलाया गया है ऑपरेशन, क्या चलाया? ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा फिजी। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि किस देश के 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है? किस पेड़ को है दोस्तों, किस देश के हैं? तो यह है दोस्तों आपका चिली देश। ठीक है, चिली देश। ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था? भारत और किसके बीच में? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में यह अभ्यास शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यूबीआई ग्लोबल ने किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्ज किया है? यह किया गया है दोस्तों आपके किसे? केरल राज्य को। अगला प्रश्न है आपके सामने 57 नंबर का, किसे हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं दोस्तों? तो यह बने हैं आपके प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा कि किसने यूपीएससी के अध्यक्ष पद की शपथ ली है? यूपीएससी पद की जो अध्यक्ष पद के शपथ लिए हैं कौन है? यह मनोज सोनी हैं। मनोज सोनी जो है यूपीएससी के अध्यक्ष पद की शपथ लिए हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 59 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है? पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी गई है दोस्तों, कहाँ रखी गई है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि कपिलेश्वर मंदिर जिसे ASI की संक्षिप्त संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है, किस राज्य में स्थित है? कपिलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने सामान्य जागरूकता का, इसमें पूछा गया है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का किस राज्य में आयोजन किया जाएगा? तो यह किया गया है दोस्तों आपके किस देश में पूछा जा रहा है, किस देश में आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका कहाँ किया गया? पेरिस में है। ऑप्शन चौथा होगा पेरिस। अगला प्रश्न है कि जादूगोड़ा किस लिए जाना जाता है? जो जादूगोड़ा की खानें हैं किस लिए जानी जाती हैं? यह यूरेनियम भंडार के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है 63 नंबर का, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो संदेहों का, विवादों की जांच करने के लिए निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? तो इसका अधिकार जो प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय के है। ऑप्शन चौथा होगा सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृति मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृति मौखिक उत्तरों के लिए जो है तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम संख्या होती है 20 होती है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति सिक्किम, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है सिक्किम की है? इनमें से कौन सी जनजाति जो है सिक्किम की है? सिक्किम की जनजाति इनमें से है भूटिया, भूटिया है, लेप्चा भी है, सिक्किम की जनजाति है। अगला प्रश्न है कि पोनंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पोनंग लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है दोस्तों? किसका संबंध है इसे? यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कह रहा कि दंतु भोकानल किस देश से संबंधित है? किस खेल के संबंधित है दोस्तों? दंतु भोकानल किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है नौकायान से है। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 68 नंबर का, पूछा गया है कि कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली किस राज्य से संबंधित है? कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध है आपके मध्य प्रदेश से। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक पंचायत जब